NIIT एक ऐसा नाम जिससे पहली तस्वीर जो सामने आती है वो है कंप्यूटर एजुकेशन की, और समय से पहले ट्रेंड को पहचानने वाले थे राजेंद्र पवार। छोटे पैमाने पर शुरू किया गया ये बिजनेस अब अपनी ग्लोबल पहचान बना चुका है। इसका कारोबार 40 देशों में फैला हुआ है। NIIT ग्रुप एजुकेशन के अलावा IT सोल्यूशन भी देती है। दोनों कंपनियों का सालाना कारोबार है 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा, और इनमें 7500 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इस सपने को साकार करने वाले NIIT के चेयरमैन राजेंद्र पवार हैं हमारे आज के बिग बॉस। बिग बॉस में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉनी मुखर्जी और आज के हमारे बिग बॉस हैं NIIT के चेयरमैन मिस्टर राजेंद्र पवार। मिस्टर पवार, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सब लोग जानते हैं कि NIIT का जब भी हम नाम सुनते हैं तो एक तरफ आपके एजुकेशन का बिजनेस है, दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर है, लेकिन 28 साल से ये कंपनी चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। व्हाट्स द सीक्रेट? कुछ सीक्रेट्स कॉमन है, लेकिन दोनों बिजनेसेस जो हैं, एजुकेशन और सॉफ्टवेयर, उनकी अपनी अपनी स्पेशल स्ट्रैटेजीज हैं, स्पेशल अप्रोचेज हैं। तो एजुकेशन में जैसे आप जानते हैं NIIT लिमिटेड एशिया में अपनी फील्ड में नंबर 1 काफी सालों से है, और उसकी जो खासियत आती है वो आती है दो चीजों से, जिसको हम दो कोर कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। एक कोर कॉम्पिटेंसी है जो लर्निंग मटेरियल हम क्रिएट करते हैं, तो एजुकेशनल मटेरियल, उसकी जो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और एक्सीलेंस है, एक वो बड़ा स्ट्रांग पिलर है जिसके कारण एजुकेशन की हमारी। लेकिन आप अभी कहाँ पर आप हैं और क्या विजन है, इसको कहाँ तक लेके जाएंगे आप? एजुकेशन को हम कितना बढ़ते हुए देखेंगे? तो एक एरिया था जो मैंने बताया कि जो लर्निंग मटेरियल क्रिएट करने की खासियत है। दूसरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो है कैसे इसको हम लार्ज स्केल पे स्प्रेड करें और फिर भी क्वालिटी मेंटेन रखें। तो एजुकेशन प्रोसेस मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं कि अब अभी हम 40 कंट्री में हैं। इस समय अंदाजन 5 मिलियन लोग एक साल में किसी न किसी कोर्स में अटेंड करते हैं। लेकिन कितना बढ़ाएंगे आप? तो अब ये सोचिएगा, इस समय हमारे 5 मिलियन लर्नर्स हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अगले 3 से 5 साल में 5 से 10 मिलियन से भी आगे साल में बढ़ जाए। और कितने कंट्रीज को आप टैप करना चाहेंगे? इस समय हम अंदाजन हैं 40 कंट्री में, और अभी तो क्या है कि जो इंटरनेट के कारण आप काउंट कर सकते हैं कि हर कंट्री में कोई ना कोई लर्नर तो जरूर होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि 40 जो नंबर है वो 75 या 80 के आसपास अगले 5 साल में क्रॉस हो जाए। इसमें करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी, आपको ग्रोथ में फंडिंग चाहिए होगी। कैसे फंड करेंगे आप ये सारा? देखिए, अभी तक तो जितनी भी हमारी फंडिंग हुई है वो, एक तो हम प्राइवेट कंपनी थी 81 में और 92 में लिस्टिंग करी थी, एक ही बार हमने लिस्टिंग करी और पब्लिक फंड रेज किए। उसके बाद मेनली इंटरनल अक्रूवल्स और बैंक्स लोन से किया है। तो इस समय भी जो हमारी ग्रोथ का प्लान है वो इसी बेसिस पे है। लेकिन अब इस समय देख रहे हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़ रही है कि हमें और भी कई तरीकों के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अब हमारे सामने बहुत बड़ी है इस समय। राइट। अब कमिंग टू दी अदर एस्पेक्ट, ये अपने एजुकेशन की बात की, लेकिन सॉफ्टवेयर साइड में वहां पर क्या स्केल अप आप देख रहे हैं? वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो एम्फेसिस है सॉफ्टवेयर में वो है एक्सीलेंस की तरफ। तो कस्टमर फीडबैक हमारे लिए, या कस्टमर्स हमको किस पोजीशन में रेट करते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ी ऑब्सेशन है। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि कुछ सेक्टर्स में हम ऑपरेट करेंगे, और उन सेक्टर्स में हम ये चाहते हैं कि हमारी रैंकिंग क्वालिटी नंबर 1 हो। तो वो सेक्टर्स हमारे एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जिसमें एयरलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जिसमें इंश्योरेंस में काफी एम्फेसिस है, और तीसरा है रिटेल। तो पिछले 2 साल से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, एयरलाइन, ग्लोबल एयरलाइन जैसे ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, बहुत सी इस तरह की एयरलाइंस, उस सेक्टर में ऑलरेडी दोनों साल हम, जो ये सर्वे होता है विश्व भर का ग्लोबल सर्वे होता है, ब्लैक बुक ऑफ आउटसोर्सिंग, उसमें हम नंबर 1 है पूरी इंटरनेशनल कंपनीज, IT कंपनीज में मिला के, और इंश्योरेंस में इस समय नंबर 3 है। तो अब अटेम्प्ट हमारा ये है कि तीनों सेक्टर्स में जहां हम एंगेज्ड हैं वहां कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नंबर 1 लेवल पहुंचे। तो ये कैसे होगा? इंश्योरेंस में आप नंबर 1 में कैसे आएंगे? उसका बेसिकली अटेम्प्ट तो यही है कि जो हम क्वालिटी यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, या जो हम सिस्टम्स यूज करते हैं, प्रोसीजर्स यूज करते हैं, उसको कैसे हम आगे आगे करके जीरो डिफेक्ट बनाएं। एक तो वो, दूसरा ये है कि इन सेक्टर्स में हमारी कितनी डोमेन नॉलेज है। तो जैसे हम अगर 50 कस्टमर्स हमारे अगर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है, जैसे जर्मन रेल रोड भी है, ऑस्ट्रेलियन रेलवेज भी है, तो उसमें हम कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं हमारी एक्सपर्टीज से
और कितनी डोमेन नॉलेज ऐड कर सकते हैं। तो एक क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर और दूसरी जो उस जो फील्ड की नॉलेज है, ये दो चीजें अगर कंटिन्यूसली इंप्रूव होती रहें तो हमारे कस्टमर्स को बाकी लोगों से हम ज्यादा वैल्यू दे सकेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हमारा पूरा एम्फेसिस यही है कि तीनों सेक्टर जहां हम एंगेज्ड हैं वह हम क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर्स की नजरों में नंबर 1 आए। और इसी के लिए मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, एक्विजिशंस पर आपने किए हैं कुछ एक्विजिशंस पहले, क्या आप उनके बारे में बताइए, वो कैसे इस समय इंटीग्रेट हो रहे हैं? तो सॉफ्टवेयर की ही बात लीजिए, फिर एजुकेशन की बाद में करेंगे बात। सॉफ्टवेयर में हमने पीछे 2 कंपनीज एक्वायर करी है। एक कंपनी है लंदन की कंपनी है और वो पिछले 15 साल से जो लंदन का इंश्योरेंस मार्केट है, स्पेशल लॉयड्स मार्केट, उनमें वो नंबर 1 है सॉफ्टवेयर में, उनको सर्व करने में। तो इसकी एक्विजिशन करने से जो हमारी इंश्योरेंस की जो वर्टिकल स्पेस है उसमें हमको एक स्टेप फॉरवर्ड मिलता है, हमारी जो स्ट्रैटेजी की टू बी बेस्ट इन दैट। और जो ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है उसमें एक जर्मनी में हमने पिछले साल एक कंपनी एक्वायर की, छोटी कंपनी है। उनके पास कोई बहुत खास एक्सपीरियंस है कि जो एयरलाइन की जो बिलिंग और रेवेन्यू अकाउंटिंग होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि अगर आप एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन में जाएं तो उनकी जो आपस में उन्होंने सेटलमेंट करनी होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इस कंपनी ने उस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज गेन की है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल को स्ट्रांग करने के लिए ये एक्विजिशन, ये हमारे स्ट्रेटजी का एस्पेक्ट है। तो इस तरह से जो हमारे 3 वर्टिकल्स में हैं उसमें हमारा अटेम्प्ट यही है कि एक्विजिशन का पर्पस होना चाहिए कि उस डोमेन में हमारी नॉलेज बढ़े, उसमें हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मिले, जिससे कि उस सेक्टर के कस्टमर्स को हम एक सुपीरियर ऑफरिंग दे सकें। तो ये तो है हमारी एक्विजिशन सॉफ्टवेयर। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप और एक्विजिशंस भी करेंगे उसी डोमेन नॉलेज को स्ट्रांग करने के लिए? बिल्कुल, वो हम पूरे टाइम ये देखते रहते हैं कि कौन से जो हम प्रॉब्लम्स हमारे कस्टमर इंडस्ट्री के लिए सॉल्व कर रहे हैं उसमें कौन सी जगह में ज्यादा जरूरत है, और उस तरह की कंपनीज को हम पूरा टाइम देखते रहते हैं। अभी ऐसे कौन से पॉकेट्स है यहाँ पर हो सकता है एक्विजिशन की जरूरत हो? एक्चुअली तीनों वर्टिकल्स में बहुत स्पेसेस हैं। तीनों वर्टिकल जो है हमारा इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया और रिटेल, तीनों में काफी स्पेसेस हैं क्योंकि बहुत डीप स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है इसमें। तो हमारे पूरे टाइम अटेम्प्ट यही होता है कि हम देखते रहे कहाँ गैप्स हैं और कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो तीनों में हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, और जैसे हम इसको ज्यादा डीप नॉलेज करेंगे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट जो ऐसी चीजों के लिए बढ़ती रहेगी। जो स्लो डाउन हमने देखा है उसमें क्या अब आपको व्हील टर्न होते हुए दिख रही है? क्या बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है वो साइकिल? क्या टर्न अराउंड हो रहा है सचमुच जो स्लो डाउन हमने देखा था? अभी तो काफी स्ट्रांग सिम्टम नजर आ रहे हैं स्लो डाउन के, लेकिन स्लो डाउन रुकने के। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कई सेगमेंट्स में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है उसमें टर्न अराउंड हो चुका है ऑलरेडी, और इंडिया में तो खैर ग्रो चली जा रही है। हेल्थ केयर एरियाज में भी टर्न अराउंड होना शुरू हो रहा है। मेन लाइन मैन्युफैक्चरिंग में कई सेक्टर्स में बॉटम आउट हो गया, लेकिन कई सेक्टर्स में ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ ड्रॉप था वो कम हो रहा है, कि उनकी डिसेलरेशन अगर इस तरह जा रही थी तो वो इस तरह की बजाय थोड़ा फ्लैट होना शुरू हो रही है। तो अब इस समय ये कह सकते हैं कि अगले 3-6 महीने में एक बॉटम नजर आ जाएगा। थैंक्स मिस्टर पवार। लेकिन हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहिए। बिग बॉस में आगे आपको बताएंगे कि मिस्टर पवार कैसे बने एंटरप्रेन्योर। तो हमने एक बिजनेस मॉडल ये बनाया कि अगर कैश फ्लो हमारी बिजनेस में पॉजिटिव रहेगी तो हम बढ़ सकते हैं।